नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम अपने व्याख्यानों की श्रृंखला में बीए भाग तृतीय के आधुनिक भारत का इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति और उसके मूलभूत कारण। देखिए, भारतीय परिदृश्य में यह एक ऐसा समय था जब 1600 ईस्वी में पहली बार सर टॉमस मुनरो आए और उन्होंने यहाँ व्यापार की इजाज़त मांगी। धीरे 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 ये औपनिवेशिक संस्कृति को बढ़ाते हुए, व्यापार वाणिज्य की गति को बढ़ाते हुए और धीरे धीरे सत्तासीन हो गए, शासक बन गए, शासक परिवर्तित करने लगे। बहुत से ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने प्रवेश कर लिया जिससे आम भारतीय देसी राज्यों के राजा सभी परेशानी महसूस करने लगे। इन्होंने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और उसके अलावा सैनिक क्षेत्र। और इन सभी के कारणों से जो स्थितियां बन चुकी थी भारतीय मानस पर, पटल पर, उसी के कारण उस समय एक तात्कालिक कारण भी बना और भारतीय सेना के, अंग्रेज सेना के अधीन भारतीय सिपाहियों ने एक नई लॉन्च की गई एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लेने से मना कर दिया। तो इन सभी कारणों की अपन समीक्षा करेंगे, इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मूलभूत कार्य अंग्रेजों ने किए जिससे कि 1857 का विद्रोह हुआ, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो कौन कौन से मूलभूत कारण उसमें रहे। पहला कारण है राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण के अंदर अपन देखेंगे कि तत्कालीन समय जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना प्रारंभ किया और जब उनको लगा कि हिंदुस्तान में राजनीतिक भिन्नता है, अविच्छिन्नता है, तो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना प्रसार प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने धन को एकत्रित करने का कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। प्लासी और बक्सर 1757 और 1764 ऐसे युद्धों की पूरी विभीषिका बने और उनसे इतने धन का विदोहन हुआ कि उन्हें हिंदुस्तान को 3 बार रोन डालने की शक्ति अंग्रेजों के अंदर आ गई थी। अंग्रेजों ने किसी भी नीति को लागू नहीं रखा। उन्होंने सहायक संधि, विलय नीति के माध्यम से इन सारे राज्यों में हड़प नीति चालू कर दी। पंजाब में तो विद्रोह की बात कह सकते हैं, लेकिन अवध का नवाब तो उनके साथ 70 साल से पूरा सहयोग बनाए हुए था। उन्होंने उसका राज्य भी हड़पने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। झांसी, सतारा, नागपुर, न जाने कितने राज्यों को एक के बाद एक अपने राज्य में समाहित करते गए और ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनाते चले गए। जब इस प्रकार से देसी राज्यों की स्थिति हटने लगी तो जितने भी राजा थे उनमें भी भय व्याप्त होने लगा अपने राज्य को खोने का। और ऐसे में ये राज्य इनके विरुद्ध उठ खड़े होने की स्थिति में आ गए और विद्रोह का मूलभूत जो कारण था वह राजनीतिक कारण यह रहा और इसमें सभी की घबराहट शामिल थी, वो अंग्रेजों के कृत्यों के कारण थी। दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक कारण। अंग्रेज देखिए जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाते थे वो सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने अधीन बनाते थे, अपने अनुकूल बनाते थे। समाज के अंदर इससे भी विरोधाभास होने लगा। समाज के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया क्योंकि भारतीय समाज की जो संरचना थी उसमें अलग व्यक्ति के अलग अधिकार थे। अंग्रेजों ने एक चीज़ लागू कर दी कि सभी के समान अधिकार होंगे। अब अगर न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा चलता तो वहाँ पर किसान भी आता और जमींदार भी आता। जमींदार को यह बात हजम नहीं होती थी।
जातिगत भेदभाव भी बहुत थे, और सभी के साथ जब एक निर्णय लागू होने लगे तो समाज में स्थितियां बदलने लगी। इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण भी समाज हताहत होने लगा, समाज परेशान होने लगा, और इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रत्येक क्षेत्र में गति होने लगी, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो। अगर ताल्लुकेदारों की और जमींदारों की बात करें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से यह है कि पानीपत के आसपास के एरिया में कहा जाता है कि इन्होंने तत्कालीन समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी थी कि लगान को एकत्रित करने वाले व्यक्ति ज़्यादा थे, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले कम थे। यानी कि प्रशासन के माध्यम से इन्होंने केवल आर्थिक दोहन की बात करी, अपने निहित स्वार्थों की बात करी, औपनिवेशिक संस्कृति को पल्लवित और पोषित करने की बात करी। तो इसके कारण भी, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण भी इनके द्वारा तत्कालीन समय बहुत से नियम लाए गए। 1833 का जो एक्ट था उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अब कोई भी नया प्रदेश विजित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी कभी पालना नहीं की गई। जब इनको समय लगा तभी इन्होंने उस क्षेत्र को हस्तगत कर लिया। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण था, आर्थिक कारण। देखिए, अंग्रेजों का सबसे बड़ा मोटो भी यही था कि वह हिंदुस्तान से आर्थिक दोहन करना चाहते थे, और उन्होंने उसका दोहन किया भी। धीरे धीरे उन्होंने एक के बाद एक क्षेत्र जो थे वो हस्तगत किए। बंगाल और बिहार के अंदर जब उनके दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए प्लासी और बक्सर के बाद में, तो उनको पास धन के दोहन का एक ऐसा सूत्र हाथ में आ गया जिससे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, लघु कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया। यहाँ से जो चीज़ें आयात होती थी और निर्यात होती थी, उन आयात और निर्यात के टैक्सों में इस प्रकार के परिवर्तन कर दिए। उस समय भारत का सूती उद्योग बहुत विकसित था। इंग्लैंड जाता था तो उस पर कर 10, 20, 30 की मात्रा में लगा दिए गए, और जो चीज़ें यहाँ पर आती थी उन पर कर बहुत ही न्यून मात्रा में लगा दिए गए। सारे के सारे दोहन जो है, आर्थिक दोहन, इनके पक्ष में हुए। जमींदारों और तालुकेदारों को इतने ज़्यादा टैक्सेस लेने पर उनके द्वारा कर दिया गया। जमींदारों को एक निश्चित भूमि के ऊपर और निश्चित कर देकर उसको अधिकार दे दिए गए, और यह कह दिया गया कि जब तक कोई भी किसान या कृषक उस पर अपना सारा का सारा टैक्स देता रहेगा, उसे भूमिहीन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था। कहते हैं कि यह टैक्स लगभग 89% तक पहुंच जाता था, केवल भूभाटक का 11% उसके पास बचता था, जिससे वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाता था। इतनी आर्थिक विषमताएं हो गई, लघु कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गए, और इन्होंने जो भू राजस्व व्यवस्थाएं बनाई, जो 3 मुख्य व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, इन तीनों के माध्यम से बहुत ज़्यादा धन का विदोहन किया, और एक ऐसे वर्ग का उदय कर दिया, जमींदार वर्ग का, जिसने कि पूरा का पूरा कार्य अंग्रेजों के पक्ष में किया, जिससे अब आम जो किसान था वह भूमिहीन किसान होता चला गया, मजदूर के रूप में परिवर्तित होता हुआ चला गया। और जो एक संपन्न देश था हिंदुस्तान, वह आर्थिक क्षेत्र में दोहन होने से निर्धनता की ओर चल पड़ा। तो यह आम समाज के अंदर इसका विद्रोह हुआ, विरोध हुआ। आम जीवन की जो व्यवस्थाएं थी, वह व्यवस्थाएं जब चरमराने लगी तो उससे सारी की सारी स्थितियों में परिवर्तन होने लगा, और आम कृषक, आम व्यक्ति इनके विरोध में उठ खड़ा हुआ। नेक्स्ट है सामाजिक कारण। देखिए, समाज की जो स्थितियां थी, समाज की जो विसंगतियां थी, अंग्रेज अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, अपने धर्म को सर्वोपरि मानते थे। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में उन्होंने ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर अधिकृत कर दिया था। इससे समाज के अंदर विरोधाभास होने लगा, और जो भारतीय समाज की व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था के अंदर जब टकराव की स्थिति आने लगी तो सामाजिक विद्वेष होने लगा, और आम व्यक्ति समाज के व्यवस्थाओं के लिए इनके विरोध में उठ खड़ा हुआ। नेक्स्ट, धार्मिक कारण। ये भी महत्वपूर्ण कारण था।
इस समय हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के विरोध के अंदर अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को पल्लवित और पोषित किया। ईसाई जेसुइट्स मिशनरियाँ यहाँ पर आ गई, पादरियों के द्वारा यहाँ पर कार्य किए जाने लगे, गरीब तबके के लोगों के धर्म परिवर्तन कराए जाने लगे और उनको हल्की फुल्की आर्थिक मदद देकर उनके धर्म भी ईसाई बना दिए गए। जब समाज के अंदर धर्म के छिन जाने, धार्मिक परिवेश के हट जाने की जब पूरी की पूरी स्थिति आई तो प्रत्येक व्यक्ति इसमें मिलता चला गया, आम व्यक्ति का इसमें सम्मिलन हो गया और यह पूरा का पूरा देश इस समय इनके विरोध में उठ खड़ा हुआ और उनके द्वारा विरोध का बिगुल बजा दिया गया। नेक्स्ट, सैनिक कारण। देखिए, तत्कालीन समय सैनिक व्यवस्था जो थी उसके अंदर मूलभूत रूप से विरोध उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि 3 उसके मुख्य कारण थे। अवध के अंदर जब जबरदस्ती अवध के साम्राज्य को मिला लिया गया तो अवध के क्षेत्र के जितने भी सिपाही सालार थे वो पूरी तरह नाराज हो गए। पंजाब में जो सिख राज्य के सिपाही सालार थे उनसे पहले ये कहा गया कि उनके दाढ़ी मूंछ काटने की बात नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में उसके भी आदेश दे दिए गए। और तीसरा, सैनिक जो थे उनको पदोन्नति के अवसर भी हटा दिए गए। जब ये सारी व्यवस्थाएं हो गई, आम सिपाही, आम सैनिक उनके विरोध में आता हुआ चला गया और इनके द्वारा एक के बाद एक बहुत से विरोध और विद्रोह किए गए अंग्रेजी सेना के खिलाफ। जब इस प्रकार की स्थिति आ गई तो अंग्रेजों को भी सोचने को स्थिति आने लगी। इस समय तक अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से आती थी और भारतीयों के जनमानस पर राजनीतिक विच्छिन्नता होने के कारण उनके मन में भी यह स्थिति बनी हुई थी कि अंग्रेजी सेना को पराजित करना संभव नहीं है। लेकिन इसी समय क्रीमिया का युद्ध हुआ, बर्मा का युद्ध हुआ और इन दोनों युद्धों में अंग्रेजी सेना की पराजय हुई। इस स्थिति ने भारतीय जनमानस पर नया विचार उकेर के रख दिया, बना दिया कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित नहीं किया जा सकता। और यह जो विद्रोहियों के मन में जो बड़ी एक बात बनी थी उसने विद्रोह को सशक्त स्थिति में ला दिया और भारतीय जो सैनिक थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन वह इसमें पूरी तरह सम्मिलित होने को आतुर हो गए। नेक्स्ट व लास्ट, तात्कालिक कारण। देखिए, तत्कालीन समय की अपन ने इन 6 व्यवस्थाओं की बात करी जिनमें बहुत वृहत स्तर पर एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती चली गई और विरोध का बिगुल बजता चला गया। आम जन को जब अपनी सारी स्थितियां, आर्थिक स्थिति से परेशान था, सामाजिक स्थिति से परेशान था, राजनीतिक स्थिति पर देशी राज्यों की अस्थिरता थी, प्रशासनिक नियम सारे अंग्रेजों के पक्ष में बनाए जाते थे, धार्मिक स्थिति के अंदर धर्म की पूरी की पूरी अवरुद्धता कर दी गई थी। जब ये सारी स्थितियां होती हुई चली गई तो ऐसे में ही एक अंग्रेजों के द्वारा एक नई राइफल लॉन्च की गई जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाता था। उस एनफील्ड राइफल को जब लॉन्च किया गया तो उसमें गोली के ऊपर लगे हुए खोल को हटाने के लिए मुंह का प्रयोग करना था और उसके ऊपर उन्होंने जानबूझकर ऐसी चर्बी का उपयोग किया जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इस गाय की और सूअर की चर्बी को जब मुंह से हटाना होता था तो यह ब्राह्मण और हिंदू धर्म के जितने भी सैनिक थे उनके द्वारा गाय बहुत ही शुद्ध मानी जाती थी और मुस्लिम वर्ग के लिए सूअर की चर्बी बहुत ही घृणित मानी जाती थी। दोनों ने इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्हीं के विरोध के कारण मेरठ की छावनी में पहली बार विरोध का बिगुल उठ गया और वहाँ के सैनिकों के द्वारा सार्जेंट की हत्या कर दी गई और इस हत्या के साथ में ही 1857 के विद्रोह का बिगुल बज गया और यह प्रारंभ हो गया।
इस युद्ध का नेतृत्व दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जफर को दिया गया, जो कि स्वयं बहुत वृद्ध हो चुका था और उसके अंदर सारी की सारी स्थितियां जो थी केंद्रीकृत व्यवस्था में चलाने की क्षमता ही उसमें नहीं थी। लेकिन इसकी समीक्षा अपन अगले व्याख्यान में, जब अपन इसके परिणामों की समीक्षा करेंगे कि यह विद्रोह हुआ, उसके मूलभूत कारणों की अपन ने समीक्षा करी, उन कारणों में क्या क्या मुख्य बातें थी उनकी समीक्षा अपन ने करी, अब इसके परिणाम क्या निकले उस समय अपन दूसरे व्याख्यान में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये मूलभूत कारण थे जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ।